Good morning, 12th standard, and today we are going to discuss about the temperature dependence of the rate of reaction. So as all of you know बेटा कि ज़्यादातर जो chemical reactions होती हैं that can be accelerated by increase in temperature. ठीक है, and it has been discussed that for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degree, rate constant जो होगा that gets nearly doubled. ठीक है, और temperature dependence जो था that is accurately explained by Arrhenius with the help of this equation, that is K is equals to A into E raised to the power minus EA upon RT, where A जो था Arrhenius factor या frequency factor और इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं. ये कांस्टेंट वैल्यू होती है स्पेसिफिकली फॉर स्पेसिफिक रिएक्शंस, जहां पर कि R जो है वो गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है और EA जो है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है. ना व्हाट इज दिस एक्टिवेशन एनर्जी, हम इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में करते हैं. लाइक हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गैस गिव्स अ हाइड्रोजन आयोडाइड गैस. सो आर्नियस ने ये कहा कि जब एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन के साथ, तो सबसे पहले वो क्या बनाएंगे, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि बहुत ही थोड़े टाइम के लिए रहेगा. लाइक दिस HH हाइड्रोजन II आयोडीन रिएक्ट करेगा और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड विच इज फॉर्म्ड फॉर या विच इज एग्जिस्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, and then after that it break up and form two molecules of hydrogen iodide. दो molecules hydrogen iodide करेंगे. ठीक है, तो इस the energy which is required to form this intermediate is called EA या is called activation energy. और जो ये activated ये complex बना intermediate, इसे बोलते हैं C, माने intermediate complex, और you can say activated complex, this is known as C. ठीक है, अब ये जो फिगर है हमारी ये बता रही है कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट में, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, H2 है, I2 है और HI है, यही बन रहा है ना. तो दीज आर द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इसमें कैसे एनर्जी चेंज हो रहा है वो हम देखते हैं एक बार. तो वो ये कह रहा है कि कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी जब कॉम्प्लेक्स जो है डिकम्पोज होगा टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. ठीक है, कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. तो फाइनल एंथैल्पी जो डेल्टा H है हमारी, क्या है, डेल्टा H फाइनल एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट. इन दोनों पे डिपेंड करेगी. जैसे बेटा ये देखो सिंपली, ये अगर हमारे रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिएक्टेंट्स थे H2I2, उनकी एनर्जी यहाँ पे थी. ठीक है, इतनी यहाँ इस पॉइंट पे आके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, माने इतनी एनर्जी जो मुझे चाहिए जिससे कि मेरा ये कॉम्प्लेक्स बन जाए, ये वाला कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं. इसके बाद जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो एनर्जी फॉल होगा, रिलीज होगा, और ये जो होगी दैट गिव्स द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो कि मोर स्टेबल है इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से ये बनेंगे एंड दैट गिव्स अ 2HI. ठीक है, ये बना मेरा HI. तो अब अगर आप इधर देखो तो ये इसकी एनर्जी ज्यादा है इनिशियल रिएक्टेंट की और फाइनल प्रोडक्ट्स की कम है ना, पोटेंशियल एनर्जी कम है. सो द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू एनर्जी इज द डेल्टा H और वी कैन से द रिएक्शन एंथैल्पी. ये हमारी रिएक्शन एंथैल्पी. ठीक है बच्चे, तो वो ये कहते हैं अगली चीज कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं आपके काइनेटिक एनर्जी का और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स का, सारों का नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स करेक्ट करती हूं, तो ग्राफ जो है वो हमारा ऐसे जा रहा है. ठीक है, तो ये जो है ये एनर्जी ये वाली ये आई मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. कहने का मतलब बेटा इसमें ये है सिंपल
कि रिएक्टिंग स्पीसीज के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे सबकी सेम काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। भाई एक क्लास में जैसे सारे बच्चे जैसे नहीं होते, तो ऐसे ही एक टाइप के मॉलिक्यूल्स की सबकी एनर्जी सेम नहीं हो सकती। तो इसलिए इनका बिहेवियर प्रिडिक्ट करना कि हम एक मॉलिक्यूल यहीं पे जाके कोलाइड करेगा और प्रिसाइजन के साथ बिल्कुल, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए लुडविग बोल्ट्जमैन और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक स्टैटिस्टिक का यूज किया टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या करें, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इस बिहेवियर को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट दे जस्ट प्लॉटेड द ग्राफ इन बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज NE अपॉन NT। जैसे ये देखो, आपकी बुक से समझाती हूँ मैं। ये रहा आपकी बुक में ग्राफ है, ये वाले और ये वाले और ये वाला बेटा। तो उन्होंने ये कहा कि NE एंड NT जो होगा आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अ गिवन काइनेटिक एनर्जी, माने काइनेटिक एनर्जी E है और ये क्या है, NE बाय NT, जहां पर कि NE जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है विद एनर्जी E, जिनकी की एनर्जी E है, और T जो है, NT जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो अब अगर इसमें देखा जाए तो जो पीक है बिल्कुल टॉप मोस्ट पे कर्व जो है वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का कर्व है। वो क्या है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसी भी मॉलिक्यूल की यहां तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है दैट गिव्स अस द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब अगर आप इस ग्राफ में देखो, दैट इज ऑल्सो द सेम वन। तो इसमें देखो कि ये जो है ये एक T टाइम पे है और एक T+10 पे है, 10 डिग्री और उसमें T टेम्परेचर पे है और एक T+10 पे है। तो अब वहां पे वो कह रहा है कि जैसे जैसे हमारा हायर एनर्जीज जो होंगी, एनर्जी को हायर या लोअर करोगे इस वैल्यू से, तो टेम्परेचर अगर मैंने रेस कर दिया, कितना कर दिया रेस, T+10, तो मैक्सिमम ऑफ द कर्व जो है मूव्स टुवर्ड द हायर एनर्जी। ठीक है, हायर एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है वैल्यू पे। ठीक है, एंड द कर्व ब्रॉडन्स आउट। बेटा देखो, पहले वाला कर्व ऐसे था थोड़ा सा शार्पर, अगर मैंने T+10 का किया तो कर्व जो है वो क्या हो गया, ब्रॉड हो गया, चौड़ा हो गया थोड़ा सा। तो ये कर्व क्या हो जाएगा, ये ब्रॉडर हो जाएगा, माने ये स्प्रेड टू द राइट हो जाएगा। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की जो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे इस केस में विद मच हायर एनर्जीज, इनकी एनर्जीज ज्यादा होगी। तो द एरिया जो हमारा कर्व के अंदर जो एरिया है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 एट ऑल टाइम। तो ऐसे में हम सिंपल ये कहते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA मार्क कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि अगर हम टेम्परेचर सब्सटेंस का इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, जो कि कोलाइड करेगी विद एनर्जीज दैट इज ग्रेटर देन EA। ठीक है, तो T+10 का ग्राफ हमें ये क्लियर बता रहा है कि अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है या तो वो इक्वल या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को वो क्या कर देगी, डबल कर देगी। यहाँ पर दिस एरियाज, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ क्या हो गए, ऐड हो गए, ज्यादा आ गए यहाँ पे। ठीक है, सो बेटा इसी उसको करते हुए उन्होंने सिंपली इस एक्टिवेशन इक्वेशन को हमारे, ठीक है, वो ये कहते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन को आपके किसको, दैट देयर इज K इज इक्वल्स टू, ठहरो, K इज इक्वल्स टू AE माइनस EA बाय RT, यही है। ठीक है, सो दिस इक्वेशन का अगर हम इस इक्वेशन का हम, ये फैक्टर है ये वाला, ठीक है, दिस फैक्टर
ये फैक्टर अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी अगर हम कहते हैं कि ये ग्रेटर देन ई ए है, तो हम दोनों साइड इसका क्या ले लें, लॉग ले लेते हैं। अगर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो ये बनेगा नेचुरल लॉग लेके, नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल्स टू, अब ये कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, तो ये आपकी आगे आ जाएगी ई ए बाई आर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए। ठीक है, ये कांस्टेंट मैंने आपको पहले भी बताया, कांस्टेंट जब भी आप नेचुरल लॉग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आगे आ जाएगी और बाकी की जो क्वांटिटी होगी उस पे आपका क्या लग जाएगा, लॉग लग जाएगा। ठीक है, तो दिस वन। और अब अगर हम इसका प्लॉट करते हैं वर्सेस ग्राफ, किस किस में, के वर्सेस 1/t, के का नेचुरल लॉग ऑफ के और ये 1/t है ना, बाकी तो कांस्टेंट वैल्यू ही है सारी। इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं तो आपका ग्राफ जो है यहाँ 0 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा, तो यहाँ से आपका ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दिस विल गिव्स यू द इंटरसेप्ट वैल्यू, ये आपको क्या देगा, इंटरसेप्ट विच इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए, और ये जो वैल्यू होगी स्लोप की वो बन जाएगी माइनस ई ए बाय आर, ये वाली। ठीक है, ई ए बाय आर, ये जो है इंटरसेप्ट, ये स्लोप जो है ई ए बाय आर। तो दिस गिव्स अस द वैल्यू, और यहाँ इक्वेशन आर्नियस इक्वेशन से ही हम ये भी पता कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर या डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो हमेशा क्या करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगी और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज भी करेगी रेट कांस्टेंट में, के की वैल्यू में। ठीक है, तो हमें स्लोप मिल गया, इंटरसेप्ट मिल गया, यहां से हम ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर T1 ले लेती हूँ तो नेचुरल लॉग ऑफ K1 जो होगा इज इक्वल्स टू माइनस ई ए आर T1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए हो जाएगा। और ऐसे ही एट T1 पे, एट T2 पे क्या होगा बेटा, सेम वही नेचुरल लॉग ऑफ K2 इज इक्वल्स टू माइनस ई ए आर T2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो K1 और K2 क्या है, K1 और K2 रेट कॉन्स्टेंट्स है एट T1 और T2 टेम्परेचर्स पे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं दैट नेचुरल लॉग ऑफ, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1 दैट इज इक्वल्स टू आपका क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई, इसको उल्टा कर दें, रिवर्स कर देते हैं, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में जाना है, तो ई ए अपॉन आर T1 ये दोनों कट जाएंगे, माइनस ई ए अपॉन आर T2, यही बना। तो यहां से बेटा सॉल्व करिए, नेचुरल लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर, कॉमन ले लो, 1/T1 माइनस 1/T2, तो लॉग की फॉर्म में चेंज कर देंगे अब हम, log K2 by K1 इज इक्वल्स टू 2EA, ये देखिए EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन दैट यहां से हमें दो टेम्परेचर्स पे, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे K2 और K1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है बेटा, सो आज हमने ये क्या किया, द रिलेशन इन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, थैंक यू।